जैसे ही गर्मियों का मौसम आता है तो आप देखेंगे कि कोल्ड ड्रिंक और जूसेस के जो एडवर्टीजमेंट हैं वो बढ़ जाते हैं और ज़्यादातर एडवर्टीजमेंट में एक ही बात आपको कॉमन दिखाई देगी और वो सब ये कहते हैं कि अगर आपको प्यास लगी है तो ये वाला कोल्ड ड्रिंक पी लीजिए, आपकी प्यास बुझ जाएगी। लेकिन आज हम साइंस की मदद से ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो कोल्ड ड्रिंक है ये हमारी प्यास बुझाएगा या और बढ़ा देगा। ये कोल्ड ड्रिंक हमारी बॉडी को हाइड्रेट करेगा या डिहाइड्रेट कर देगा। और जैसे कि आप ये जानते हैं कि ये ब्लड प्रेशर वाली हमारी सीरीज चल रही है, इसमें हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि जो ये इंसुलिन और ग्लूकोज, इन दोनों का हमारे ब्लड प्रेशर पे क्या इम्पैक्ट होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ लोकेंद्र तोमर और आप देख रहे हैं चैनल डायबेक्सी, जहाँ हम डायबिटीज़ मैनेजमेंट से रिलेटेड साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन बड़ी सिंपल लैंग्वेज में शेयर करते हैं। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड पर डिस्कशन करेंगे और वो वर्ड इतना इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको ब्लड प्रेशर की साइंस समझनी है तो ये वर्ड को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। एक तो हमारा पुराना वर्ड है जो हम कई बार यूज़ कर चुके हैं, जिसको हम कहते हैं होम्योस्टैसिस। तो होम्योस्टैसिस मतलब कि बॉडी एक हेल्दी बैलेंस बना के चलना चाहती है। जैसे कि टेम्परेचर बढ़ गया तो टेम्परेचर बॉडी घटा देगी, घट गया तो बढ़ा देगी। ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो कम कर देगी, कम हो गया तो बढ़ा देगी। ब्लड शुगर बढ़ गया तो कम कर देगी और कम ब्लड शुगर है तो घटा। तो ऐसे बॉडी ऑटोमेटिकली हमारी हेल्थ को और हमारी एग्जिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए होम्योस्टैसिस हमेशा बना के रखती है। दूसरा वर्ड है जो आज का इम्पॉर्टेंट वर्ड है जिसको हम सीखेंगे, वो है ऑस्मोलैरिटी। ऑस्मोलैरिटी को हम बड़े ही एक सिंपल एक्सपेरिमेंट से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमने ये एक बीकर ले लिया, इसमें 200 ml हमने पानी मिला दिया और इस 200 ml पानी में हम ये थोड़ा सा नमक मिलाते हैं, सोडियम क्लोराइड। तो ये थोड़ा सा गाढ़ा हो गया तो इसकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ गई। अब हम इसमें पोटेशियम क्लोराइड मिला देते हैं तो इसकी ऑस्मोलैरिटी और बढ़ गई क्योंकि ये थोड़ा सा और गाढ़ा हो गया। अब हम इसमें थोड़ा सा शुगर मिला देते हैं, ग्लूकोज मिला देते हैं तो ऑस्मोलैरिटी और बढ़ गई। अब हम इसमें कैल्शियम क्लोराइड मिला देते हैं तो ऑस्मोलैरिटी और बढ़ गई। मतलब जैसे जैसे आप इसमें कुछ मिलाते जा रहे हैं, कुछ घोलते जा रहे हैं, वैसे वैसे इसकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ती जा रही है। पानी की जो ऑस्मोलैरिटी थी वो ज़ीरो थी और जैसे जैसे हम इसमें कुछ कुछ मिलाते रहते हैं, इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाती है और इसकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ती जाती है। अब ये 200 ml पानी था, इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें मिला दी तो इसकी कुछ ऑस्मोलैरिटी हो गई और हम उसके एक इमेजिनरी फिगर ले लेते हैं। मान लीजिए इसकी ऑस्मोलैरिटी 100 हो गई। तो अब हम इसकी ऑस्मोलैरिटी को कम करना चाहते तो हमारे पास क्या तरीका? अब तो हम सब इसमें मिला चुके, तो उसको कम करने का तरीका है कि ये कॉन्सेंट्रेटेड है, इसे डाइल्यूट कर दो, इसमें पानी मिला दो। तो अगर मान लीजिए हम इसमें 200 ml पानी और मिला दें, 200 ml था ये, तो ये 400 ml हो गया, तो इसकी ऑस्मोलैरिटी मान लीजिए पहले 100 थी तो अब 50 हो जाएगी। तो डाइल्यूट करने से, पानी मिलाने से ऑस्मोलैरिटी चेंज हो जाती है। और जो ये ऑस्मोलैरिटी है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारी हेल्थ का, हमारी बॉडी का, क्योंकि हमारी बॉडी में जो ब्लड है, जो ये ब्लड घूम रहा है हमारी पूरी बॉडी में, इसकी जो गाढ़ापन है, इसकी जो थिकनेस है, इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है, वो एक फिक्स रेंज में होनी चाहिए हमारी बॉडी को ठीक से फंक्शन करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए। इसलिए जो ब्लड की जो ऑस्मोलैरिटी है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। जब हम ब्लड प्रेशर को स्टडी करेंगे या और भी कई जो हेल्थ रिलेटेड फैक्टर हैं वो इस ऑस्मोलैरिटी से जुड़े हुए होते हैं। तो जो ब्लड की ऑस्मोलैरिटी है वो एक फिक्स रेंज में होनी चाहिए। जैसे कि हम ब्लड शुगर को देखते हैं, भाई फास्टिंग हमारा 80 हो, खाने के बाद 120 के बीच में अगर ये रेंज बनी रहे तो इसका मतलब हम कहेंगे ब्लड शुगर हमारा ठीक है। ऐसे ही ब्लड प्रेशर, ऊपर वाला 120, नीचे 80, तो ये अगर मेंटेन रहे तो हम कहेंगे ब्लड प्रेशर ठीक है। तो ऐसे ही हमारी बॉडी में एक विंडो है, उस विंडो के बीच में ही हमारी जो ऑस्मोलैरिटी है ब्लड की वो होनी चाहिए। अगर नीचे जाता है तो भी बीमारियां हैं, उससे ऊपर जाता है तो भी बीमारियां हो सकती हैं। तो ये वैल्यू क्या है इसको हम समझते हैं। तो हमारे ब्लड की जो ऑस्मोलैरिटी है वो 275 से 295, 275 टू 295 मिली ऑस्मोल पर लीटर के बीच में होती है। तो इस वैल्यू के बीच में है तो ठीक है, इससे कम या ज़्यादा है तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो हम नापते कैसे हैं? जो हमारा ब्लड है उसकी ऑस्मोलैरिटी नापने का क्या तरीका है? तो
तो हमारे पास 3 कंपोनेंट हैं ब्लड में जो हमारे ब्लड की ऑस्मोलैरिटी को डिसाइड करते हैं। तो जो पहला कंपोनेंट है वो है सोडियम। सोडियम से हमारी ऑस्मोलैरिटी चेंज हो सकती है। दूसरा जो हमारा कंपोनेंट है वो है शुगर, ग्लूकोज। जो हमारे ब्लड में शुगर है, जो ग्लूकोज है, उससे हमारी ऑस्मोलैरिटी चेंज हो सकती है। और तीसरा हमारे जो ब्लड में यूरिया है, उससे हमारी ऑस्मोलैरिटी चेंज हो सकती है, जिसको हम कहते हैं BUN, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। तो ये BUN क्या है, इसको समझते हैं, क्योंकि सोडियम तो समझ में आ गया आपको, भी नमक से आया। ग्लूकोज भी आपको समझ में आया कि जो खाना खाया उसमें कुछ ग्लूकोज था, वो हमारी बॉडी में आ गया। अब जो ये बन है, इसको हम एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन हम इसका ले लेते हैं। हमने प्रोटीन खाया, और प्रोटीन में क्या होता है, एमिनो एसिड होता है। तो एमिनो एसिड में क्या होगा, नाइट्रोजन होगा। तो जब ये एमिनो एसिड का ब्रेकडाउन होगा, जो फालतू एमिनो एसिड हमारी बॉडी में बच गया, उसका ब्रेकडाउन होगा। तो जब ब्रेकडाउन होता है तो एमिनो एसिड के ब्रेकडाउन से अमोनिया बनता है, और अमोनिया से यूरिया बनता है, और ये सारी प्रोसेस लीवर के अंदर हो रही होती है। जो ये यूरिया बनता है, ये जाके ब्लड में घुल जाता है, और ब्लड के थ्रू ये किडनी के पास पहुंचता है। किडनी इस यूरिया को फिल्टर करके यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल देती है, और हमारा ब्लड जो है दोबारा क्लीन हो जाता है। तो जो ये यूरिया ब्लड में घूम रहा है, ये हमारी ऑस्मोलैरिटी को चेंज करता है। तो हमारे ब्लड में अगर हम ऑस्मोलैरिटी को चेक करना चाहते हैं तो क्या फार्मूला है, तो इसका फार्मूला है 2 मल्टीप्लाइड बाई सोडियम। जो कितना सोडियम है मल्टीप्लाइड बाई 2। तो सोडियम की अगर हम नॉर्मल रेंज देखें हमारी बॉडी में, तो 135 से 145 ये मिलीमोल्स पर लीटर होती है। प्लस जो हमारा ग्लूकोज है वो हमें मिलीमोल्स पर लीटर में चाहिए होता है, उसकी जो वैल्यू है। तो जनरली अमेरिका में तो मिलीमोल्स पर लीटर में नापते हैं, इंडिया में नहीं नापते, हमारे यहाँ तो मिलीग्राम पर डेसीलीटर चलता है। तो अगर ग्लूकोज की वैल्यू मिलीग्राम पर डेसीलीटर में है, तो हम क्या करेंगे, ग्लूकोज की वैल्यू डिवाइड बाई 18 प्लस अब बन देखने ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो 7 से 20 के बीच में होती है, और ये भी मिलीग्राम पर डेसीलीटर में है। तो इसको हमें मिलीमोल्स पर लीटर में कन्वर्ट करना होता है। तो इसके लिए हम ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, उसकी वैल्यू डिवाइड बाई 2.8 करेंगे। तो ये ऑस्मोलैरिटी का फॉर्मूला हो गया। तो ये ऑस्मोलैरिटी के फार्मूले के बेसिस पे अब हम एक दो एग्जांपल ले लेते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए। मान लीजिए कोई आदमी है, बॉडी में सब ठीक चल रहा है, कोई उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हेल्दी है एकदम। तो हम ये मान लेते हैं उसका, मान लीजिए सोडियम 135 पे है, लोअर साइड पे ही है। फिर हम मान लेते हैं उसका ग्लूकोज भी नॉर्मल रेंज में ही है, 100 एक एवरेज ले लेते हैं, 80 और 120 के बीच में 100 ले लिया। हम ब्लड यूरिया नाइट्रोजन भी उसका 7 ले लेते हैं। तो इस फार्मूले पे जब हम ये वैल्यूज़ डालेंगे तो ये आ गया 278 के आसपास। तो मतलब कि ये जो ऑस्मोलैरिटी है ये हमारे ब्लड के लिए बहुत बढ़िया है, कोई बीमारी नहीं होगी, एकदम सही ऑस्मोलैरिटी हमारी चल रही है। अब हम इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं। मान लीजिए कोई डायबिटिक पेशेंट है, तो डायबिटीज़ में हम क्या कहेंगे कि भाई इसका ब्लड शुगर जो है 200 से ऊपर हो गया। तो मान लीजिए ब्लड शुगर 200 से ऊपर हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा ऑस्मोलैरिटी पे। और हम जो बन जो है जिसको हम 7 ले रहे हैं, इसको थोड़ा सा बढ़ा के 10 ले लेते हैं मान लीजिए। तो आप देखेंगे कि जो वैल्यू है ये 295 के क्लोज पहुंच गई, एकदम अपर लेवल पे, मतलब एकदम बाउंड्री लाइन पे ही खड़ा है आदमी। अब बाउंड्री लाइन तो डेंजर रहेगा ही। अब इसको एक कदम और लेके चलते हैं। मान लीजिए किसी को डायबिटीज़ है, तो कभी तो उसका ब्लड शुगर 200 जाएगा, कभी 250 जाएगा, कभी 300 जाएगा, कभी 400 जाएगा। मान लीजिए किसी आदमी का ब्लड शुगर 400 पहुंच गया, तो क्या चेंज होगा उसकी ऑस्मोलैरिटी में। तो हम सोडियम सेम ही ले लेते हैं, BUN भी हम 10 रख लेते हैं, सिर्फ ग्लूकोज को हम 400 कर देते हैं। तो जो आपका ये ऑस्मोलैरिटी इससे कैलकुलेट होगा वो 305 के आसपास आ गया ये। तो इसका मतलब आप देख रहे हैं ये हमारी बाउंड्री लाइन क्रॉस करके बाहर चला गया, और जब ये बाउंड्री लाइन क्रॉस करके चला जाएगा तो प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो प्रॉब्लम कैसे होगी, तो जैसे पिछले वीडियो में हमने देखा था कि भाई पानी दो जगह मिलता है आपको, कि भाई ये इंट्रासेल्युलर फ्लूइड और ये एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड। इंट्रासेल्युलर फ्लूइड तो सेल के अंदर हो गया, एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड ये जो सेल्स के बीच में स्पेस है यहाँ पे हो गया, और ये कुछ ब्लड में हो गया। तो जो ब्लड वाला था जो पानी, वहाँ पे उसकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ गई, और ऑस्मोलैरिटी जब बढ़ जाती है तो हम कम कैसे करते हैं। अभी हमने देखा ना कि 200 ml को अगर हम 400 ml बना दें तो हमारी ऑस्मोलैरिटी जो है वो नॉर्मलाइज हो जाती है, नीचे आ गई, ऑस्मोलैरिटी कम आ गई। तो इस बढ़ी हुई ऑस्मोलैरिटी को हमें कम करना है। तो कैसे करेंगे, हम पानी मिला देंगे ब्लड में। तो ब्लड में पानी कैसे मिलाएंगे, तो जो जो वाटर है, जो ये दोनों तरफ पानी घूम रहा है, इस पानी को हम पकड़ के ब्लड में खींच लेते हैं। तो ब्लड की ऑस्मोलैरिटी ठीक हो गई,
क्योंकि हमने ब्लड को डाइल्यूट कर दिया पानी से। अब पानी से ब्लड को डाइल्यूट तो कर दिया, ऑस्मोलरिटी तो मेंटेन कर दी। अब समस्या क्या हुई उसमें कि पहले मान लीजिए हमारी बॉडी में इस क्लोज्ड लूप जो था ना, हार्ट आर्टरीज वाला जो एक क्लोज लूप चलता है, इसमें 5 लीटर ब्लड था। अब ये ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ने के कारण, ऑस्मोलरिटी बढ़ने के कारण इसमें 6 लीटर ब्लड हो गया, क्योंकि हमने पानी खींच लिया ब्लड में। तो उससे हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ गया। तो हमारी बॉडी ने ऑस्मोलरिटी तो मेंटेन कर ली, लेकिन उससे हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ गया। तो डायबिटीज़ में इसी टाइप की चीज़ें होती हैं कि जब ऑस्मोलरिटी बढ़ेगी ग्लूकोज के आने से, तो वो ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। अब इसी एग्जाम्पल को हम ले लेते हैं कोल्ड ड्रिंक की तरफ। मान लीजिए हमने कोल्ड ड्रिंक लिया या जूसेस लिए, तो हम इसको थोड़ा न्यूट्रिशनल वैल्यू के एंगल से समझते हैं। अगर आप कोल्ड ड्रिंक देखेंगे, बॉटल पे लेबल पढ़ लीजिएगा, कोई सी भी हो, चाहे काले वाली हो, चाहे सफ़ेद वाली हो, चाहे पीले वाली हो, कोई सी भी कोल्ड ड्रिंक हो, आप इसमें देखेंगे तो 11% से 15% के बीच आपको शुगर कंटेंट मिलेगा। उतना चीनी, मतलब 100 ml में उतना मिल रहता है। 11%, किसी में 12%, किसी में 14-15, ये रहेगा। तो हम इसकी एक रेंज ले लेते हैं कि अगर मान लीजिए कोई लिक्विड है, उसमें 11% शुगर है, तो उसकी ऑस्मोलरिटी जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वो 350 के आसपास आएगी, और वही 14-15% पे जाएगा तो वो 400 से ऊपर चली जाएगी। तो अब आप देख रहे हैं कि हमारे ब्लड की ऑस्मोलरिटी हमें मेंटेन करनी थी 275 से 295 के बीच में, और ये ऑस्मोलरिटी 350, 400, 450 भी पहुंच जाती है। तो जब इतना ज़्यादा ऑस्मोलरिटी बढ़ेगा तो क्या होगा? तो ब्लड की ऑस्मोलरिटी बढ़ी, 350, 400 पहुंच गया, तो ये आसपास से बहुत ही एग्रेसिवली पानी खींचेगा। और जब आसपास से एग्रेसिवली पानी खींचेगा तो दो चीज़ें होंगी। एक तो आसपास की जो सेल्स हैं वो डिहाइड्रेट हो गई, हमने उनका पानी छीन लिया, और दूसरी प्रॉब्लम ये हो गई कि हमारा ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया। तो जो इस टाइप की जो कोल्ड ड्रिंक है, ये पीने से हमारी प्यास कोई नहीं बुझ रही, हमारी जो सेल्स डिहाइड्रेट हो रही हैं उससे और ज़्यादा प्यास लगेगी हमें। तो ये कोल्ड ड्रिंक और ये जूसेस जो है, ये प्यास बुझा नहीं रहे, ये प्यास लगा रहे हैं, क्योंकि इनकी ऑस्मोलरिटी ज़्यादा है। तो ऑस्मोलरिटी का कॉन्सेप्ट हमारे ब्लड प्रेशर को समझने के एंगल से बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो इन जनरल सिचुएशन में क्या होता है कि अगर मान लीजिए हमें हाइड्रेशन देना है, तो एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आप हमेशा ध्यान रख लीजिए कि जो हम पानी पी रहे हैं या लिक्विड पी रहे हैं या जूस पी रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं, उसकी ऑस्मोलरिटी 250 से नीचे होनी चाहिए। अगर 250 से ज़्यादा ऑस्मोलरिटी है तो वो पीने के लिए ठीक नहीं है। जैसे आप ये देखिए कि जब डायरिया हो जाता है तो ORS पिलाते हैं लोगों को, तो ORS जो पिलाते हैं उसकी ऑस्मोलरिटी 240 से 250 के आसपास में डिज़ाइन की जाती है, ताकि वो मिनरल्स, पानी, सारी चीज़ें हमारी बॉडी को दे। तो अगर मान लीजिए हमें हाइड्रेशन चाहिए तो हमारी ऑस्मोलरिटी 250 से नीचे होनी चाहिए। 200 है, 150 है, 100 है तो भी चलेगा। तो इन वैल्यूज़ की तरफ अगर हम रखते हैं तो हमें हाइड्रेशन मिलेगा। अगर मान लीजिए ऑस्मोलरिटी ये 300 से ऊपर जाने लगा तो ये हाइड्रेशन नहीं करेगा, ये डिहाइड्रेशन कर देगा। तो डे टू डे पे अगर हम कुछ पीना चाहते हैं, गर्मी लग रही है, हमें पानी चाहिए, हाइड्रेशन चाहिए, तो हमें ऑस्मोलरिटी के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। अब एक सिनेरियो लेते हैं, कोई है एक ह्यूमन बीइंग जिसको कोई बीमारी नहीं है, सब नॉर्मल है, ग्लूकोज, इंसुलिन सब नॉर्मल है। तो उसकी बॉडी में क्या होगा, एक नॉर्मल सिनेरियो कि उसने खाना खाया, उसमें फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, सोडियम जो था सब चला गया अंदर बॉडी में। अब जो ग्लूकोज था वो कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, वो ब्लड में गया। तो जैसे ही वो ब्लड में जाता है, जो ऑस्मोलरिटी बढ़ा दे रहा है ग्लूकोज ब्लड की, तो आसपास से पानी खींचना शुरू करता है। इतने में जो इन्फॉर्मेशन है इंसुलिन के पास पहुंच जाती है, वो पेनक्रियाज में बैठा हुआ है, तो दौड़ा दौड़ा आता है, ग्लूकोज को पकड़ता है, सेल के अंदर डाल देता है। अब ग्लूकोज सेल के अंदर चला गया, वहाँ सेल उसको यूज़ कर लेगी, और जो ब्लड में जो एक्स्ट्रा पानी आ गया था उस ग्लूकोज के आने के कारण, ये ब्लड चला जाता है फिर ये किडनी के पास। किडनी में वो पानी फिल्टर हो जाता है, यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर चला गया। अब यूरिन के थ्रू बॉडी से पानी जो बाहर गया, तो अब हमारी बॉडी उसको कंपनसेट करने के लिए, हमारा गला सूखता है, हमें प्यास लगती है, हम पानी पी लेते हैं, और जो पानी बाहर गया था यूरिन के थ्रू, वो हमारी बॉडी में वापस हमने हाइड्रेशन कर लिया, हमने पानी पी लिया, और हमारी साइकिल दोबारा पूरी हो गई। तो ये नॉर्मल प्रोसेस है जिससे हमारी बॉडी जो है सारी चीज़ें मेंटेन कर लेती है। लेकिन अगर किसी को इंसुलिन रेजिस्टेंस है, ये तो हमने देखा अगर इंसुलिन नॉर्मल है, तो अगर किसी को इंसुलिन रेजिस्टेंस है, या ये कहिए कि डायबिटीज़ है,
ब्लड में शुगर 24 घंटे ही घूम रहा है, तो क्या होगा, तो क्या चेंजेस होंगे। तो अगले वीडियो में हम इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे कि अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस है और ग्लूकोज जाता है तो हमारी बॉडी पे, ऑस्मोलैरिटी पे, ब्लड प्रेशर पे, इन चीज़ों पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। थैंक यू।